दिस इज नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया। इससे पहले फर्स्ट टाइम जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया वो था इंदिरा गांधी के थ्रू 1968 में। सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट लेकर आए थे, जिसको मॉडिफाई कर दिया गया था पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने। उसके बाद 34 इयर्स, आफ्टर 34 इयर्स के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया 2020 में। हे एवरीवन, आई सुमिता वेलकम यू ऑल इन माय चैनल वैदिक अध्ययन। आज हम लोग एनालाइज करेंगे इसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, यानी 2020 में अभी रिसेंटली जो एजुकेशन पॉलिसी आया है उसी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से चेंजेस आने वाले हैं और ये भी कि अब हमारा जो एजुकेशन होगा वो कैसा होगा। जहाँ पे एजुकेशन की बात चली है, देन हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट आर्टिकल 21। आफ्टर ऑल पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आर्टिकल 21 ऐड किया गया था 2002 में। फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपको बताया गया फर्स्ट टाइम जो है राइट टू एजुकेशन के बारे में बात हुई वो थी रामामूर्ति कमिटी रिपोर्ट 1990 में। फिर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दे दिया उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ एपी में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि राइट टू एजुकेशन जो है एक फंडामेंटल राइट के हिसाब से रखा जाए, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया जाए। 21A को इंसर्ट किया गया और तापस मजूमदार कमिटी 1999 में इस 21A को लेकर आई थी, जो कि 2002 में इन्फोर्स किया गया। फिर 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 आया और इसको इन्फोर्स किया गया 2009 में, यानी राइट टू एजुकेशन जो है वो इन्फोर्स हुआ 2009 में। ये तो बात हो गई एजुकेशन की, राइट टू एजुकेशन 21A की। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू पॉलिसी 2020 की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। सो चलिए इसकी बात करते हैं। 2014 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेसिकली बीजेपी गवर्नमेंट लेकर आई थी। 2015 में स्मृति ईरानी जो थी एचआरडी मिनिस्टर थी, उन्होंने एक कमेटी स्टैब्लिश किया। उस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे TSR सुब्रमण्यम। इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और जो रिपोर्ट थी वो सबमिट हुआ था 7 मई 2016 में। इस कमेटी का बेसिक जो ऑब्जेक्ट था वो था improve the quality of the education, credibility of education, and the third point filling the gaps of the implementation। ये तीन जो थे इस कमेटी के ऑब्जेक्ट थे। 2016 में इस ड्राफ्ट कमेटी से एक सजेशन मांगा गया था, डिमांड किया गया था सजेशंस, लेकिन उन सजेशंस को लेकर कुछ ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आ पाए थे। इसके बाद एक नई कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर के कस्तूरिया रंगम। इनके इसमें एक ड्राफ्ट कमेटी थी, जो इस ड्राफ्ट कमेटी में 7 लोग थे, 7 मेंबर्स थे। इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 को ड्राफ्ट किया, जो कि अप्रूव किया गया, जो पास हो गया जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। इसको कैबिनेट से, यूनियन कैबिनेट से अप्रूव भी मिल गया 29 जुलाई 2020 में। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या क्या चेंजेस जो है वो लाए जा रहे हैं। सबसे पहला चेंज जो है वो होगा नो लैंग्वेज बैरियर, यानी कि क्लास 5th तक के लिए कोई भी लैंग्वेज जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा। सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। क्लास 5th तक के लिए अब बच्चे जो हैं अपने मदर टंग में भी एजुकेशन ले सकते हैं। दैट मीन्स जो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो नज़र आता है वो ये है कि रूरल एरियाज में भी अब एजुकेशन जो है वो डेवलप होगा। वहाँ के बच्चे भी अब आगे आके पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि जो लैंग्वेज था वो अब पूरी तरीके से क्लास 5th तक के लिए तो हटा दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट चेंज की।
सेकंड जो है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, यानी कि जो सब्जेक्ट्स है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आया गया है। मैंने तो हमेशा से स्कूल्स में यही देखा है कि इनके बीच में हमेशा से वॉर चलती आई है। साइंस, मैथ्स और कॉमर्स, इनके बच्चे जो है उनके बीच में एक अलग ही तरीके का वॉर हुआ करता है। लेकिन अब ये वॉर जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि कोई भी नीड नहीं है कि अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के सब्जेक्ट से आप डील करोगे, या कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के सब्जेक्ट ही आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी लाया गया है सब्जेक्ट्स को लेके, यानी कि अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो मैथ्स के साथ आप आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकते हैं, या आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ आप कुछ कॉमर्स के सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये टोटली अब जो है बच्चों पे डिपेंड करेगा कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो चूज करते हैं। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेनिफिट जो ये होगा कि इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, इनकी क्रिएटिव जो माइंड है वो डेवलप करेगा। अब जो है लोग अपने पैशन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को चूज किया करेंगे, और ये जो वॉर है मैथ, साइंस और कॉमर्स के बीच में, ये टोटली बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, जब हम कॉलेज की बात करते हैं तो क्या होगा अगर हमारा कॉलेज कंप्लीट नहीं हो पाया। मान लीजिए 2 साल हमने पढ़ा, लेकिन उसके बाद इन सम रीज़न जो है कंटिन्यू नहीं कर पाए, फॉर सम फाइनेंशियल रीजंस, और या फिर ये कि भाई हर किसी का दिमाग जो है वो एक जैसा तो होता नहीं है। अगर हम कंप्लीट नहीं कर पाए तो क्या होगा, पूरा जो 2 साल हमने पढ़ाई की है क्या वो पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा? उसका कोई मतलब नहीं होगा। आगे जाके अगर हम पढ़ना चाहें वहाँ पे छोड़ के, तो क्या वो जो 2 साल की पढ़ाई है वो पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगी? हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, हम जो पहले थे तो पहले ये पूरी तरीके से वेस्ट हो जाया करता था, लेकिन नॉट एनी मोर, क्योंकि अब जो है जहाँ पे आपने एजुकेशन को छोड़ा है, बाद में जाके आप उसी पॉइंट्स को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करने, इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जा रहा है, जहाँ पे आपके पूरे डिटेल्स होंगे, कौन से ईयर में कितने मार्क्स लाए गए और क्या हुआ था, सारे डिटेल्स उसमें रहेंगे, ताकि आप अगर बीच में भी छोड़ते हैं तो बाद में जाके जब भी आप उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपके सारे डिटेल्स उसमें आ जाए, और आपने जहाँ से छोड़ा था उसी पॉइंट से आप आगे जो है कंटिन्यू कर सके, ताकि आपके जो ईयर्स है वो किसी भी तरीके का वेस्ट ना हो पाए। चलिए अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट चेंज क्या लाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका वन रेगुलेटरी बॉडी, या फिर सिंपल रेगुलेटरी बॉडी भी इसको बोल सकते हैं। इस पहले अभी तक में क्या हो रहा था कि हर एक डिपार्टमेंट का अपने टेक्निक्स होते हैं, अपने एक प्रोसीजर को वो फॉलो करते हैं, इसीलिए पेरेंट्स को हो गया या स्टूडेंट्स को हो गया, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हर डिपार्टमेंट में एक अलग सी प्रोसीजर चलती है। लेकिन अब जो है सिर्फ लीगल डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है वो एक बॉडी रेगुलेटरी के अंदर आ जाएंगे, और अब से जो है वो HEC के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, यानी हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू वो काम करेंगे। तो अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये चीज़ें किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। चेंज जो लाया जा रहा है वो है आपका एक्स्ट्रा करिकुलम के ऊपर। पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान दिया जाता था। इवन जो पेरेंट्स भी होते थे वो ज़्यादा ध्यान बच्चों का सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे ही लगाया करते थे। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, रट्टा मारते रहो, याद करते रहो, बस यही एक पॉलिसी जो है वो किया जाता था। यही एक चीज़ जो है हम सब फॉलो करते आए हैं, हमेशा से जो है वो रट्टा मारते आए हैं। लेकिन नॉट एनी मोर, क्योंकि 6th क्लास से स्टार्ट होगा। फ्रॉम 6th क्लास अब जो सब्जेक्ट्स तो है, सब्जेक्ट्स तो रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम, कुछ स्किल्स के सब्जेक्ट्स भी जोड़े जाएंगे, तो बच्चे जो है वो अपने मनपसंद के स्किल्स को चूज कर सकते हैं। अब जो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे नहीं, स्किल्स पे भी फोकस किया जाएगा। लोग अपने पसंद के बच्चे जो है वो अपने पसंद के स्किल्स के सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। पर्सन जो है मतलब बच्चे जो हैं
वो आर्टिस्ट बन सकते हैं या किसी और चीज़ पे भी ध्यान दिया जा सकता है। दैट मीन्स अब जो है ये जो बुक्स का जो भार है, जो कैरिकुलम अभी तक चलते आया है, जो सिलेबस है, उसको अब थोड़ा रिड्यूस किया जाए। इवन एक जो पीरियड है वो बैकलेस पीरियड भी लाया जा रहा है। उस बैकलेस पीरियड में बेसिकली बच्चों के क्रिएटिव माइंड को इम्प्रूव करने की कोशिश किया जाएगा। तो अब ये देखना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है कि अब स्कूल्स जो है वो किस तरीके से वर्क करेंगे, किस तरीके से चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट होंगी। आई एम वेरी एक्साइटेड टू से दिस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चेंज की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड से कुछ याद आया कि ये जो रिपोर्ट कार्ड होती थी वो एक अलग तरह की वॉर जो है वो क्रिएट करती थी। आपके बच्चों को कितना आया, हमारे बच्चों को कितना आया, तुमको कितना आया, मुझे कितना आया। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो एक अलग ही लेवल की वॉर हुआ करती थी। लेकिन अब जो है, क्योंकि ये जो पूरा रिपोर्ट कार्ड था उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट के मार्क्स जो होते थे वो इन्वॉल्व हुआ करते थे, लेकिन नॉट एनीमोर, क्योंकि इसमें अब जो है सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के मार्क्स ही नहीं बल्कि स्किल्स और क्रिएटिविटी के लिए भी मार्क्स दिए जाएंगे। दैट मीन्स कि बच्चे जो है अपने पैशन की तरफ एक बार और झुकेंगे, थोड़ा और क्रिएटिव होंगे। लोगों के माइंड जो है वो बहुत क्रिएटिव होंगे, सिर्फ मार्क्स के ऊपर ही नहीं बल्कि उनके स्किल्स के ऊपर भी उनको मार्क्स दिया जाएगा और बच्चे जो है अपने पैशन को जो है वो फॉलो कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका बोर्ड एग्जाम्स। इवन बोर्ड एग्जाम्स में भी कुछ चेंजेस जो है वो लाने की बात चल रही है आपका डिजिटलाइजेशन। अब हमारा जो इंडिया है वो पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, जहाँ पे हर चीज़ जो है वो डिजिटल हो चुका है, शॉपिंग से लेकर के खाने तक के लिए और ऑर्कुट के ज़माने से इंस्टाग्राम तक के लिए पूरा का पूरा जो है वो डिजिटल हो चुका है। अब इसका इम्पैक्ट, इस डिजिटलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है वो एजुकेशन में किस तरीके से पड़ने वाला है। टीचर्स जो है वो हर जगह पे हर टाइम पे जो है वो अवेलेबल नहीं हो सकते, जो है ये होंगे। डिजिटलाइजेशन एजुकेशन किया जाएगा, यानी डिजिटल एजुकेशन बेसिकली किया जाएगा। ये बेसिकली रूरल एरियाज के लिए किया जा रहा है ताकि गांव में जो है वो एजुकेशन मिल सके। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड जो पर्सन्स है उनके लिए, उन बच्चों के लिए भी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड हो सके। तो अब ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ई एजुकेशन जो है वो किस तरीके से वर्क करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बात जो है वो ई कोर्स और साथ ही साथ बहुत सारे एप्लीकेशंस की भी की जा रही है। लोक विद्या के लिए भी एजुकेशन दिया जाने वाला है। लोक विद्या यानी अपने कल्चर और हेरिटेज की बात की जा रही है। यहाँ पे जो हमारा कल्चर है, जो हमारा हेरिटेज है, जैसे कि हमारा खाद्य उद्योग हो गया, फार्मर्स हो गए, फिशरीज हो गए, इस तरीके के जो कल्चरल चीज़ें हैं, जो हेरिटेज है, उनको लेके भी एक एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा ताकि बच्चे जो है वो अपने कल्चर को जाने, अपने हेरिटेज को पहचाने। चलिए अब जो है एजुकेशन के एक्सपेंशन के लेकर बात करते हैं। 2040 तक एजुकेशन को जो इंस्टीट्यूट है उसको मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पर भी जिस स्कूल में भी 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वहाँ पे उस जगह को रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह माना जाएगा। और 2030 तक हर एक डिस्ट्रिक्ट में मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट होगा। तो अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि एजुकेशन जो है वो इन सारे चीज़ों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है। ये सारे चेंजेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सारी जो चेंजेस है वो तो बच्चों के लिए हो गई, यानी स्टूडेंट्स के लिए हो गई। अब चलिए ये देखते हैं कि टीचर्स के लिए क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। NCERT से FTE 2021 बनाई जाएगी, यानी कि नेशनल कैरिकुलम फॉर फ्रेमवर्क ऑफ टीचिंग एजुकेशन जो है वो बनाई जाएगी। अब 2030 तक जो मिनिमम एजुकेशन होगा फॉर टीचिंग वो होगा 4 ईयर क्वालिफिकेशन, इंटीग्रेटेड क्वालिफिकेशन लाइक BEd। और इसका मेन ऑब्जेक्ट जो है वो टीचिंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है।
सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू सी दिस पॉलिसी, इसका इम्प्लीमेंटेशन, हर चीज़ देखने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. सो हाउ डू यू फील अबाउट दिस पॉलिसी? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस पॉलिसी? आज का आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो click the bell icon. Thank you so much.